हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे शिक्षा की प्रकृति के बारे में। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ और शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा की प्रकृति के बारे में। तो शिक्षा की प्रकृति के बारे में समाजशास्त्रियों ने, दर्शन शास्त्रियों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन विचारों को समझकर जो कुछ इकट्ठा की एक निश्चित अर्थ निकाला उसका शिक्षा की प्रक्रिया का, वो है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि बालक समाज में रहते हैं और समाज में ही हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग माने गए: शिक्षक, शिक्षार्थी और जो उसकी विषय वस्तु है उसको, अर्थात सीखने वाला छात्र, सिखाने वाला अध्यापक और सीखने सिखाने की विषय सामग्री। तो इस प्रकार जब हम सीखते हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने से ही सीखें। कभी कभी ऐसा होता है कि सीखने वाला सामने से सीखता है और कभी कभी पर्दे के पीछे से भी वो सीखता है। दूसरा हमारा, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो चूंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं, तो इस प्रकार शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उसमें यह उद्देश्य निश्चित होता है कि इससे बालक क्या सीखेगा, समाज में रह करके वह क्या सीख जाएगा, अपना जीवन जीने की कला कैसे सीखेगा। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है। यानी जो हमारी शिक्षा की प्रकृति है वो कैसी है? गतिशील है, निरंतर उसमें प्रक्रिया होती रहती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा को हमने एक विद्यालयी शिक्षा मान लिया, और जो हमारा व्यापक अर्थ है वो विस्तृत होता है। उसमें क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी हम सीखते रहते हैं वह सब शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय वस्तु अति व्यापक है। जैसे हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि शिक्षा व्यापक अर्थ में क्या है? एक विषय विशेषज्ञ के लिए आ जाती है। उसमें क्या है कि जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जहाँ से भी, कहीं से भी हमको सीखे उससे एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिक्षा व्यापक अर्थ में जो उसकी विषय वस्तु होती है वो भी व्यापक हो जाती है। संकुचित अर्थ में इसकी विषय वस्तु और पाठ्यचर्या सीमित होती है। संकुचित अर्थ में जो हमारी स्कूली शिक्षा है, जो हमारी विद्यालयी शिक्षा है, उसमें क्या है कि एक निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम को हम पढ़ते हैं, उसी को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार संकुचित अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया, जो पाठ्यचर्या है वो क्या होती है? सीमित हो जाती है। आजकल हमने क्या किया है? शिक्षा की प्रक्रिया को मूल्यांकन एवं मापन पर निर्भर कर लिया है। हम मूल्यांकन व मापन के द्वारा यह आंक लेते हैं कि कितना बच्चे ने सीखा है। तो इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति के बारे में हमने जाना। शिक्षा के अंग अथवा घटक। तो शिक्षा के जो अंग हैं, हमने कल अपने वीडियो में पढ़ा था कि शिक्षा को अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरह से बताया है। कि किसी ने कहा उसके 2 ध्रुव होते हैं, किसी ने कहा शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। ध्रुवी जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं। कौन से? शिक्षक और शिक्षार्थी। और जो जॉन डीवी है उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो इसी प्रकार जो हमारे शिक्षा के अंग हैं उनके अंतर्गत हम शिक्षार्थी को तीनों उनको लेते हैं। एक शिक्षक, शिक्षार्थी और जो हमारा पाठ्यक्रम है, यानी जो सीखने सिखाने की सामग्री है, विषय वस्तु है, उसको भी रखते हैं। तो शिक्षार्थी कौन होता है? शिक्षार्थी यानी सीखने वाला बालक। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो आप जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, शिक्षार्थी हमसे दिया हुआ ज्ञान ग्रहण करता है। पहले क्या था? जो हमारे प्राचीन कालीन शिक्षा थी उसमें शिक्षक को महत्व प्रदान
प्रदान किया जाता था। किंतु आज की जो हमारी शिक्षा है उसमें शिक्षार्थी को महत्व दिया गया है, शिक्षार्थी को मुख्य स्थान पे रखा गया है। हमारे पहले क्या था कि गुरुकुलों में जो गुरु होते थे वो जो कुछ भी कहते थे शिक्षार्थी उसका पालन करता था। आज ऐसी शिक्षा नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हमको पहले बालक को पढ़ाने के पहले बालक की मनोस्थिति को जानना होगा। उसके बारे में हमको ये जानना होगा कि शिक्षार्थी की हमारी क्या रुचियां हैं, क्या वो चाहता है, किस प्रकार हम उसको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु बना करके हम शिक्षा देते हैं। शिक्षक क्या है? ज्ञान देने वाला शिक्षक। आज क्या है? आज की जो हमारी शिक्षा है उसमें शिक्षक को कैसा एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा जाता है। शिक्षक पर्दे के पीछे से कार्य करता है। पहले क्या था? शिक्षक को ही सब कुछ माना जाता था। शिक्षक जो गुरु बोलता था विद्यार्थी उसका पालन आंख बंद करके करते थे। आज ऐसा नहीं है। तकनीकी का विकास हुआ और उसके साथ साथ शिक्षक जो है उसको पर्दे के पीछे कर दिया गया और शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु बना दिया गया कि हमको शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को इतना अपने विषय का ज्ञाता होना है, इसके साथ उस बालक के मन का ज्ञान भी करना है, यानी उसकी मनोस्थिति का भी ज्ञान करना है कि बालक किस प्रकार पढ़ना चाहता है, उसके अंदर क्या रुचियां हैं, क्या अभिरुचियां हैं। उन योग्यताओं को निखार करके शिक्षा के द्वारा हमको सामने लाना है। आज शिक्षक का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज क्या है? शिक्षक को बालक की रुचियों को ध्यान दे करके उसके आंतरिक शक्तियों का निखार करना है, बालक को जीवन के लिए तैयार करना है। तो इसके लिए शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सरल व स्पष्ट हो, वह सकारात्मक प्रभाव छात्रों पर अपने छोड़े, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसका बालक के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक शिक्षक के संपर्क में आता है और वो उसको आइडियल अपना मानने लगता है। तो इसलिए जो शिक्षक है उसका व्यक्तित्व इतना आदर्शपूर्ण होना चाहिए जिससे बालक कुछ ग्रहण करे और वह बालक का भविष्य संवारने में उसको सहायता करे। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम डीवी ने जो कि अपने 3 त्रिध्रुवी शिक्षा बताई, उन्होंने कहा कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या है? जो एक निश्चित समय में हमको सीखने में सहायता करता है वो हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को शिक्षा का उद्देश्य लेकर के तैयार किया जाता है कि हम इस उद्देश्य के साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। एक निश्चित समय में हमको कितना बालक को ज्ञान देना है ये सब हमारे पाठ्यक्रम में निश्चित होता है। पाठ्यक्रम अत्यंत लचीला होना चाहिए। और उस पहले क्या था कि हम कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, अब क्या है? ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समाज ने प्रगति की वैसे वैसे शिक्षा में पाठ्यक्रम में बदलाव आया। कल हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, आज हमारी आवश्यकताएं असीमित हो गई हैं। उसी के अनुसार उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैसा ही पाठ्यक्रम बना दिया गया है। पहले हम शिक्षा की तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करते थे, आज क्या है? हम शिक्षा की तकनीकी का इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे इस समय कोरोना काल में हम क्या कर रहे हैं कि शिक्षा को ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं और उससे ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। ये क्या है? ये शिक्षा की तकनीकी है। जैसे जैसे हमने विकास किया वैसे वैसे हमारी शिक्षा में भी परिवर्तन आता गया, उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन आता गया। पहले कंप्यूटर को हमारे पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया गया था, आज कंप्यूटर हमारे पाठ्यक्रम में है। शिक्षा की हम पीपीटी द्वारा पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम तरह तरह की तकनीकी का इस्तेमाल शिक्षा में करने लगे हैं और ये सब हमारे पाठ्यक्रम में
जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं वैसे वैसे उसको शामिल किया जाता है। तो समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। शिक्षण की तकनीकी शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षण की तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा को एक प्रभावशाली ढंग से तैयार करने के लिए हमें क्या है, शिक्षण तकनीकी बहुत ही आवश्यक है। बालक को हम किन प्रविधियों द्वारा इतना अच्छा ज्ञान दें जो उसके लिए टिकाऊ ज्ञान हो। उसके लिए हम तरह तरह के प्रोजेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रोजेक्ट बनाना सिखाते हैं। आजकल क्या है कि बालक पे केंद्रित शिक्षा हो गई है। तो जैसे हमारी किंडरगार्टन पद्धति है, ह्यूरिस्टिक पद्धति है, प्रॉबेबिलिटी शिक्षण विधियाँ, ये सब बालक को केंद्र में रख करके इन पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन शिक्षण विधियों को हम बालक को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारी शिक्षण जो शैक्षिक तकनीकी है वो क्या करती है, हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाती है। जो बालक का ज्ञान होता है वह स्थिर व स्थायी ज्ञान हो जाता है। जब हम बालक को किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं तो क्या होता है, बालक का जो ज्ञान होता है वह स्थायी हो जाता है, क्योंकि बालक उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ लेता है। जब उसको बता करके कोई लेक्चर मेथड से कुछ समझा देते हैं तो वो ज्ञान उसके लिए इतना स्थायी नहीं होता है। किंतु जब हम उसको वही चीज प्रयोगशाला में ले जा करके दिखा देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको वो ज़्यादा अच्छे से स्थिर कर लेता है अपने दिमाग में, और जब उसको आवश्यकता होती है वो उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार शिक्षण में अनेक विद्वानों ने क्या किया, शिक्षण सिद्धांतों को, शिक्षण विधियों को, उसकी प्रविधियों को, शिक्षण सामग्री को, शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया, जिससे शिक्षण की तकनीकी में विकास किया जा सके और शिक्षा प्रक्रिया को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है, बालक की जो संपूर्ण शिक्षा होती है वो किस पे निर्धारित होती है, सामाजिक पर्यावरण। जहाँ हम जैसे रहते हैं हमारा वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। जब बालक समाज में रहता है उसकी भाषा, उसके विचार, उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास सामाजिक पर्यावरण में ही होता है। तो उसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि वातावरण जो होता है वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही प्रभावित करता है। पढ़ाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण होता है, तभी शिक्षक अपना ज्ञान शिक्षार्थी को दे सकता है और शिक्षार्थी तभी उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है जब उसका वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर इस प्रकार का होगा कि वो अच्छे से ज्ञान अर्जन कर सके। अन्यथा दिया गया ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। क्लास में शिक्षक आए और भाषण देता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है जब तक बालक उसको ग्रहण न करे। तो जो हमारा शिक्षा का वातावरण है वो ऐसा पर्यावरण स्थापित होना चाहिए जिससे बालक अच्छे से ज्ञान को ग्रहण कर सके। पहले क्या था, गुरुकुल में बालक रहता था अपने गुरु के पास और वहीं पर रह करके वो शिक्षा ग्रहण करता था। उसका एटमॉस्फेयर वहाँ का होता था, वहीं की वो संस्कृति, अपने विचार, उच्च विचार जो है गुरुकुल से ग्रहण करता था। आज क्या है, आज बालक समाज में रह करके शिक्षा को ग्रहण करता है। तो इसलिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का सामाजिक वातावरण बहुत ज़्यादा ही प्रभाव डालता है उसकी शिक्षा पर। बालकों की उचित शिक्षा तभी हो सकती है जब उसका सामाजिक वातावरण उसके अनुकूल हो। आज हम देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा में जो गिरावट आ रही है, जो ह्रास हो रहा है, वो क्या है, सामाजिक पर्यावरण का ही एक कारण है, जिसके कारण वो अच्छे से सीखते नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा में पाठ्यक्रम जो शामिल किया गया है हमारा, उसको हमने कितना ज्ञान अर्जन किया,
इस बात की जानकारी के लिए मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उसके लक्ष्य को मापने के लिए कि हमने जो उद्देश्य निहित किए थे उनकी पूर्ति हुई या नहीं, इसके लिए मापन एवं मूल्यांकन आवश्यक है। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थी की वृद्धि, उसकी रुचियों, उसकी अभिरुचियों और उसके व्यक्तित्व का मापन हम करते हैं और उसके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करते हैं। निदानात्मक शिक्षा के लिए मापन एवं मूल्यांकन विशेष रूप से जरूरी है। तो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो बालक का इस प्रकार से मूल्यांकन करे कि उसकी वृद्धि, उसने कितना ज्ञान अर्जन किया है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है उसके सीखने में। इन सब चीज़ों के ज्ञान के लिए मापन एवं मूल्यांकन की बहुत ही आवश्यकता होती है और मापन और मूल्यांकन को इसीलिए शिक्षा का एक प्रमुख अंग माना जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेशित होने के कारण मापन और मूल्यांकन का उसका अंग माना जाता है। एक शिक्षक को मापन एवं मूल्यांकन में भी निपुण होना चाहिए, क्योंकि जो निदानात्मक शिक्षण है उसके लिए इसमें दक्षता बहुत ही आवश्यक होती है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन को निदान के लिए आवश्यक माना गया है।